अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। आज मैं आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगी। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या हैं और ये किस तरह अकर होते हैं किसी भी जगह में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस कंप्लीटली चेंजेस इनटू न्यू वंस। एक ऐसा तरीकाकार जिसमें एक चीज मुकम्मल तौर पर एक न्यू चीज में चेंज होती है विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अपनी मुख्तलिफ खसूसियात और केमिकल कंपोजिशन की वजह से। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन बेटा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब तक दो चीज़ें नहीं होंगी केमिकल रिएक्शन अकर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी दो चीज़ों का आपस में इन्वॉल्व होना, आपस में रिएक्ट होना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और जब केमिकल रिएक्शन होता है बेटा तो एक नई चीज़ हमारे सामने आती है। ठीक है, जिसे हम लोग नाम देते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, उसमें उसकी केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज दोनों क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। ठीक है, यानी दो चीज़ों के मिलने से एक नई चीज़ बन जाती है। ठीक है, जैसे कॉमन एग्जांपल है, आप शेक बनाते हो। ठीक है, मैंगो शेक बनाते हो, उसमें मैंगो और मिल्क को क्या करते हो? आप रिएक्ट करवाते हो, उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एक नई चीज़ में आपके पास वो शेक आ जाता है। ठीक है, यानी उनमें केमिकल क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो उसकी कंपोजिशन को और उसके टेस्ट को और कलर को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब आप दूध को किसी ऐसे टेम्परेचर में रखते हैं जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, यानी केमिकल रिएक्शन उस जगह पर अकर होते हैं। इट्स कलर आल्सो चेंजेस, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि गर्मी में दूध क्या होता है, उसका जायका भी चेंज हो जाता है और वो फट जाता है, यानी उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगर आप न्यू मिल्क लेकर आए उसका और उस खराब दूध का आप कंपैरिजन करें तो उन दोनों के टेस्ट में क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखें, एन आयरन पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। कोई भी लोहे की चीज़ उसे आप ह्यूमिड एटमोसफेयर में रखें, केमिकल चेंज ऑकर्स इन दिस कंडीशन। केमिकल चेंज ऑकर होते हैं। इट आल्सो कन्वर्ट्स इनटू अनदर सब्सटेंस, जो इसको एक नई चीज़ में चेंज कर देती हैं। आपके घर में भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, या आप अगर किसी पार्क में जाएं वहाँ आपको ऐसे बेंचेस और चेयर्स मिलती हैं जिन पर जंग लगा होता है। तो उसकी वजह यही होती है कि गर्मी की शिद्दत और बारिश की वजह से उनकी हालत ख़राब हो जाती है और उन्हें जंग लग जाता है, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस ऑकर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फूड इज कुक्ड व्हेन वी बेक अ केक इट इज सो मच फ्लफी बिकॉज वी यूज बेकिंग पाउडर। जब आप केक बनाते हैं, ठीक है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा फ्लफी फील होता है। उसकी वजह क्या है? उसमें आप एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम है बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर क्या करता है? जैसे ही आपने यूज़ किया, दिस पाउडर आल्सो क्रिएट सम केमिकल रिएक्शन इन केक। वो केक में ऐसे केमिकल रिएक्शंस पैदा करता है जो उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है। दैट मेक्स इट मोर सॉफ्ट एंड टेस्टफुल, जो उसे बहुत ज़्यादा नरम और टेस्टफुल बना देती है। नेक्स्ट फोर्थ वन एग्जाम्पल देखें, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। आप सबको पता है कि जो खुराक हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, व्हेन यू ईट अ चॉकलेट, जब आप चॉकलेट खाते हैं, इट रीच योर स्टमक एंड देन स्टमक डाइजेस्ट इट। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो हमारा स्टमक है वो एक ग्राइंडर की तरह काम करता है। जिस तरह एक चक्की आटा पीसती है उस तरह हमारा जो स्टमक है वो हमारी फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करता है। इन स्टमक केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन उसमें अकर होते हैं दैट रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी को रिलीज करते हैं। हैंस फूड गिव्स अस एनर्जी। यही वजह है कि फूड हमें एनर्जी देती है। नेक्स्ट, ऑल दीज एग्जांपल्स मेक्स न्यू सब्सटेंसेस एंड न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तमाम चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? न्यू होती हैं। साथ ही आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है इंट्रो के साथ। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी ऐसी चीज जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट? द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ऐसा कि केमिकल रिएक्शन में आप पढ़ चुके हैं कि दो चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो एक नई चीज़ बना देती है। वो दो चीज़ें उन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू चीज़ बनती है उन्हें हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट।
अब इसकी एग्जांपल देखें आपको पता है कि वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज होते हैं और 1 ऑक्सीजन का, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वाटर का फार्मूला आपके पास बनता है। वाटर क्या है, एक प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज रिएक्टेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन करने से बनता है, जिसकी वजह से इसे कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और ये इन दोनों चीजों के रिएक्ट करने से बनता है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई भी इक्वेशन मिलती है तो अब माइंड में क्वेश्चन आता है इसे हम बैलेंस कैसे करें, ठीक है। ऐसा नहीं होता, अगर रिएक्टेंट में आपके पास हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो प्रोडक्ट में वो कम हो जाती हैं, नहीं। जितने रिएक्टेंट आपने यूज करने हैं उतने ही आपको प्रोडक्ट मिलने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन 2 यूज किए हैं और प्रोडक्ट में 1 हाइड्रोजन मिल रहा है, इसका मतलब है आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई, ठीक है। मैं आपको आज बताऊंगी कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि आप अगर बैंक में बहुत ज़्यादा यानी 40,000 प्लस मनी डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, लेकिन आप विथड्रॉ जो होती है वो 40,000 ही कर सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता आपने 40,000 करवाएं और आपको 50 मिले, या आपने 30 करवाएं और आपको 40 मिले, यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया है आप उतना ही गेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है व्हेन वी यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जब हम रिएक्टेंट की थोड़ी सी मिकदार यूज करते हैं, एंड गेन मोर प्रोडक्ट्स, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करते हैं, ठीक है। सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ आ गई सब बच्चों को कि ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप रिएक्टेंट में स्मॉल अमाउंट यूज करें लेकिन प्रोडक्ट आपको बहुत बड़ी मिले, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाउ आर केमिकल इक्वेशन बैलेंस, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस होती है। अ केमिकल इक्वेशन इन विच, जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम जो होते हैं आर इक्वल होते हैं बोथ साइड्स, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज किए हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज किया है, तो आपके पास क्या बन गया, वाटर, जिसमें 2 आपको हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन नजर आ रही है, तो ये हमारे पास एक बैलेंसिंग इक्वेशन है। क्या है आपके पास, एक बैलेंसिंग इक्वेशन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। देखें, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पास, प्लस आपके पास क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके बदले में क्या बनते हैं, प्रोडक्ट में क्या चीज आती है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब देखें एटम की तादाद सेम है या नहीं, काउंट करें। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 और प्रोडक्ट में देखें कितने हैं, 2। इसका मतलब है दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, दोनों की तादाद क्या है, सेम है। अब रिएक्टेंट में क्लोरीन देखें 1, प्रोडक्ट में क्लोरीन क्या है, 1। इसका मतलब है दोनों साइड्स पे क्लोरीन के एटम क्या हैं, सेम है। पहले हाइड्रोजन के एटम सेम थे, नेक्स्ट क्लोरीन के एटम। उसके बाद आता है सोडियम देखें रिएक्टेंट में कितना है, 1 एटम सोडियम के रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में भी कितने बने हैं, 1, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन भी एक रिएक्टेंट में है और एक प्रोडक्ट में है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, एक बैलेंसिंग इक्वेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ 2 हाइड्रोजन यूज कर किए हैं तो यहाँ आपको 4 मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जितने आपने एटम्स रिएक्टेंट्स में यूज किए हैं उतने ही आपको प्रोडक्ट्स में मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, उनकी जगह चेंज हो सकती है, लेकिन उनकी तादाद चेंज नहीं हो सकती। यहाँ आपको नजर आ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ अटैच है, लेकिन उसकी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम है,
रिएक्टेंट में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। समझ आ गई सबको? नेक्स्ट देखें, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बिकॉज क्योंकि इट कंटेन्स सेम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कानून बकाए मादा किसने पेश किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज पुट फॉरवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट लिवाजे इन 1785। ठीक है, कानून बकाए मादा 1785 में फ्रांसीसी साइंसदान लिवाजर ने पेश किया। ठीक है, अब वो क्या है लॉ? नेक्स्ट देखें, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कानून बकाए मादा क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के दौरान मास इज नाइदर क्रिएटेड, मास को पैदा नहीं किया जा सकता, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना उसे तबाह किया जा सकता, बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब इसकी कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपके पास एक सॉलिड चीज है, ठीक है, आप उसे मेल्ट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड को जब आप मजीद हीट देते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाती है, यानी सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। ये तीनों स्टेट्स किसकी हैं? मैटर की हैं। तीनों चीजें जो हैं मास हैं और मैटर की फॉर्म्स हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, नहीं, वो लिक्विड में चेंज होता है। जब आप लिक्विड को हीट देते हैं तो वो गैस में। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास को ना हम पैदा कर सकते हैं ना हम क्रिएट कर सकते हैं। जितनी भी सॉलिड चीजें आपकी इस अर्थ में मौजूद हैं बेटा, वो नेचुरली तौर पर है। ऐसा नहीं है कि अगर इस दुनिया में मौजूद तमाम लकड़ी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और आपके पास कोई भी एक छोटा सा जैसे डस्टर है, ठीक है, उसमें लकड़ी यूज होती है ना, वो आपके पास आ जाए। जब लकड़ी खत्म हो गई तो वो डस्टर कहाँ से बनेगा? इसका मतलब है इसके लिए इन चीजों का कुदरती तौर पर होना जरूरी है, क्योंकि ना तो हम इन्हें पैदा कर सकते हैं, ठीक है, वो कुदरती तौर पर हमारे पास पाई जाती हैं, और ना हम इन्हें तबाह कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह यह है कि ये एक चीज से दूसरी चीज में चेंज हो जाती है। ऐसी डेफिनेशन में है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। मास को हम लोग ना तो पैदा कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सबको पेंसिल नजर आ रही है, अगर मैं इसे मेल्ट करूं, ठीक है, इसे हीट दूं, मेल्ट हो जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो सकती है और आप इसके मटेरियल को किसी और चीज के यूज करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, wood can never be completely destroyed but it can change into a blackish material like coal। जैसा कि आपको पता है, अगर आप वुड को ज्यादा देर तक हीट अप करें तो वो क्या होता है, ब्लैक मटेरियल यानी कोल में, जिसे आप कोयला कहते हैं, उसमें चेंज हो जाती है, मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसका मतलब है कि वो एनर्जी की एक फॉर्म से या मैटर की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई है। नेक्स्ट, इसकी कॉमन एग्जांपल देखें आप वाटर के स्ट्रक्चर्स में। वाटर के स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन इनका मास क्या रहता है, इक्वल रहता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर मैंने 3 हाइड्रोजन यूज किए हैं, 3 हाइड्रोजन यूज किए हैं और यहाँ पर आपको 2 मिल रहे हैं, नहीं, मैंने 2 हाइड्रोजन यूज किए थे, 1 ऑक्सीजन यूज किया था, मुझे प्रोडक्ट में क्या चीज मिली, वाटर। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो मास होता है वो हमेशा इक्वल रहता है, इसलिए इसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप सो आप सबको मेरे लेक्चर की समझ बहुत अच्छे से